अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पेंशन रूल्स डिस्कस करेंगे। पेंशन रूल्स में बेसिकली हम टाइप्स ऑफ पेंशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है कि पेंशन कितनी मिलती है, किस हिसाब से दी जाती है, उसकी कैलकुलेशन का तरीका क्या है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए पेंशन रूल्स को मैंने डिवाइड कर दिया है। तो हम टाइप्स ऑफ पेंशन इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे। पेंशन, a periodical payment made by government in consideration of past service rendered by a government servant, यानी जो टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करती है गवर्नमेंट आफ्टर योर सर्विस, उसको पेंशन कहा जाता है। वेरियस टर्म्स यूज्ड इन पेंशन रूल्स, पेंशन रूल्स में बहुत सारी टर्म्स यूज हुई हैं जिसका एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, इसलिए मैं इन टर्म्स को पहले एक्सप्लेन करती हूँ। एज क्या होती है? व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू रिटायर और अटेनिंग a specified age, the day on which he attains that age is reckoned as a non-working day, and government servant must retire. यानी जब गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी एज को पहुंच जाता है, जो भी एज उसकी पेंशन के लिए लिखी गई होती है, यूजुअली 60 इयर्स होती है उसकी एज, तो उस वो वाला जो डे है, जब वो 60 इयर्स का हो जाएगा, जो उसका बर्थडे होगा, वो नॉन वर्किंग डे होगा और गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी गवर्नमेंट से रिटायर होना होगा। फैमिली, द फैमिली फॉर द purpose of entitlement of gratuity pension benefits under the pension cum gratuity scheme includes the relatives of the government servant. आपकी फैमिली वो है जो कि आपके बाद आपकी ग्रेजुटी या पेंशन लेने का हकदार होगा। इसमें सबसे पहले वाइफ और वाइफ्स आ जाती हैं। इन द केस ऑफ मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, अनलेस देयर इज अ जुडिशियल सेपरेशन, वाइफ कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स फैमिली इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर शी हैज बीन लिविंग विद हिम और नॉट। यानी एक वाइफ या दो वाइफ्स हों, ये फैमिली में आती है। और मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में अनलेस देयर इज अ जुडिशियल सेपरेशन, यानी जब तक जुडिशियल सेपरेशन नहीं होगी तो उस वक्त तक वो उसकी फैमिली ही कंसिडर की जाएगी, बेशक उसके साथ रह रही है या नहीं रह रही। बी है हस्बैंड। इन द केस ऑफ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हस्बैंड उसकी फैमिली कंसिडर होगा। अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट कैन एक्सक्लूड हर हस्बैंड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ हर फैमिली, लेकिन जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने हस्बैंड को बीइंग अ मेंबर ऑफ अ फैमिली एक्सक्लूड कर सकती है। यानी वो अगर चाहेगी तो वो अपने हस्बैंड को फैमिली में इंक्लूड करेगी, अदरवाइज वो एक्सक्लूड भी कर सकती है, लेकिन हस्बैंड के पास ये राइट नहीं होता। चिल्ड्रन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, चिल्ड्रन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट भी उसकी फैमिली कंसिडर होते हैं। विडो और विडोज एंड चिल्ड्रन ऑफ अ डिजीज्ड सन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी जो विडो होगी या विडोज होंगी, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई सन जिसकी डेथ हो गई हो तो उसकी विडो या विडोज, यानी उसकी बेवा या बेवाएं, उसने एक से ज़्यादा छोड़ी हों और उनके बच्चे भी गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में ही कंसिडर होते हैं। फॉरेन सर्विस means service in which a government servant receives his substantive pay with the sanction of government from any source other than the revenue of the government of Pakistan or of a province. फॉरेन सर्विस उसको कंसिडर किया जाएगा, यानी जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट तो हैं लेकिन आपको गवर्नमेंट जो है पे नहीं कर रही है रेवेन्यूज ऑफ पाकिस्तान में से, यानी आप पाकिस्तानी पे आप नहीं ले रहे हैं। No demand certificate means a certificate by the department concerned that all that use against the retiring government servant up to the date of retirement has been realized and nothing is now outstanding against him. Such a certificate is also required from the state office concerned. यानी आपको स्टेट ऑफिस से भी एक नो डिमांड सर्टिफिकेट देना पड़ता है और आपका अपना ऑफिस भी एक नो डिमांड सर्टिफिकेट देता है
कि आपके अगेंस्ट किसी भी किस्म का कोई ड्यूज नहीं है। एंटिसिपेटरी पेंशन, एंटिसिपेटरी पेंशन किसको कहते हैं? व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइकली टू रिटायर बिफोर हिज पेंशन कैन बी फाइनली assessed and settled action should be taken for grant of anticipatory pension. The payment of the anticipatory pension should be so arranged that it is not delayed beyond the first day of the month following the month in which government servant is due to retire. Anticipatory pension उसको कहते हैं कि जब किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का हम हिसाब लगाते हैं कि उसको कितनी पेंशन मिलेगी, और एंटिसिपेटरी पेंशन उस वक्त तक बन जानी चाहिए जब उसका मंथ स्टार्ट हो जिसमें उसने रिटायर हो जाना है। कंडीशंस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन। एक बात गवर्नमेंट सर्वेंट्स को समझ लेनी चाहिए कि आप हर हाल में क्वालिफाई नहीं करते हो पेंशन के लिए। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी बेसिस पे आप क्वालिफाई करते हो। पेंशन इज ग्रांटेड ऑन क्वालिफाइंग ऑफ मिनिमम 10 years ऑफ सर्विस। पेंशन जो है वो ग्रांट की जाती है, दी जाती है जब आपके 10 years मिनिमम पूरे होते हैं, अदरवाइज नहीं। After a service of 5 years or more but less than 10 years, a gratuity not exceeding 1 month's emoluments for each completed year of service. If a civil servant dies in service, the rate shall be 1.5 months emoluments for each completed year of service. If the emoluments of a civil servant have been reduced during the last 12 months or 36 months of his service, as the case may be, otherwise as a penalty, average emoluments may, at the discretion of the authority which has the power to sanction gratuity, be substituted for emoluments. इसमें अब 3-4 बातें कही हुई हैं इस पैरा में कि आफ्टर अ सर्विस ऑफ 5 years or more but less than 10 years, a gratuity not exceeding 1 month's emoluments for each completed year of service. यानी आपकी अगर सर्विस 5 years और मोर होगी लेकिन 10 years से कम होगी, 5 years से ज़्यादा होगी, 10 years से कम होगी, तो आपको ग्रेजुटी मिलेगी। वो 1 month के एमोलमेंट्स होंगे, एक मंथ की तनख्वाह होगी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए 1 month की आपको तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है कि इफ अ सिविल सर्वेंट डाइज इन सर्विस, द रेट शैल बी 1.5 months एमोलमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यानी अगर सिविल सर्वेंट डाई हो जाता है, उसकी खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है और वो इन सर्विस हो जाती है, वो सर्विस के दौरान फौत हो जाता है और उसकी सर्विस 5 years से ज़्यादा और 10 years से कम है, तो जो उसको किस रेट पे तनख्वाह उसकी हर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, उसको 1.5 months एमोलमेंट, यानी 1.5 माह में जितना वो तनख्वाह लेता उस हिसाब से उसके ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस की उसको तनख्वाह दे दी जाएगी। अच्छा, अब ये थर्ड पॉइंट है, उसमें ये कहा गया है कि इफ द एमोलमेंट्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट हैव बीन रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द लास्ट 12 months और 36 months ऑफ हिज सर्विस, एज द केस मे बी, अदरवाइज then as a penalty average emolument may at the discretion of the authority which has the power to sanction gratuity be substituted for emoluments। यानी अगर उसकी पे पिछले 1 साल में या पिछले 3 सालों में कम हुई है, जो भी केस होगा उस हिसाब से उसकी जो एवरेज एमोलमेंट्स हैं, जो उसकी एवरेज निकलती है पे की, वो निकाल ली जाएगी और उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। और ये डिस्क्रिशन होती है अथॉरिटी की, जो जिसके पास ये पावर हो कि वो ग्रेजुटी सैंक्शन करे, तो उसके पास अथॉरिटी के पास ये डिस्क्रिशन होती है कि वो उसको एवरेज उसकी पे जो है वो दे सकता है। If the civil servants are unable to work and retire on account of invalidation due to illness, accident, earthquake or terrorism, will get complete pension benefits, and the condition of 10 years
service shall not apply to such cases. यानी अगर सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो काम करने के काबिल नहीं रहे और रिटायर हो गए हैं, इनवैलिड उनकी रिटायरमेंट है। इनवैलिड रिटायरमेंट का मैं आपको आगे बताऊंगी। ड्यू टू इलनेस, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक और टेररिज्म, यानी उनको इलनेस हुई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, उन किसी अर्थक्वेक की वजह से उनको वो काम करने के काबिल नहीं रहे, या टेररिज्म के अटैक में वो काम करने के काबिल नहीं रहे, तो वो विल गेट कंप्लीट पेंशन बेनिफिट्स, उनको कंप्लीट पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड द कंडीशन ऑफ 10 years सर्विस शैल नॉट अप्लाई टू सच केसेस, और वो जो कंडीशन है 10 years सर्विस की, वो इन केसेस पे अप्लाई नहीं होगी। The service of an official begins to qualify for pension from the date he takes charge of the office to which he is first appointed. यानी सर्विस कब से हम काउंट करेंगे? जब से वो अपनी जो है चार्ज लेगा, ठीक है। The service must be under government, यानी जो सर्विस है वो गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट क्वालिफाई हिज सर्विस फॉर पेंशन अनलेस ही इज अपॉइंटेड एंड हिज ड्यूटीज एंड पे आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी जब तक उसकी ड्यूटीज और पे गवर्नमेंट से रेगुलेट नहीं होंगी उस वक्त तक वो पेंशन का हकदार नहीं होगा। द एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सब्सटेंटिव एंड परमानेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है वो सब्सटेंटिव होनी चाहिए और परमानेंट होनी चाहिए, यानी परमानेंट एम्प्लॉय होगा तो ही उसको पेंशन मिलेगी, अदरवाइज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे होगा तो वो पेंशन नहीं मिलेगी, डेली वेजेस पे होगा तो पेंशन नहीं मिलेगी। A government servant not employed in the substantive permanent capacity who has rendered more than 5 years continuous temporary service counts such service for the purpose of pension or gratuity, excluding broken periods of service if any rendered previously. यानी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड नहीं हुआ है इन अ सब्सटेंटिव परमानेंट कैपेसिटी, यानी अगर वो परमानेंट कैपेसिटी में एम्प्लॉय उसको नहीं किया गया है और उसने 5 साल जो है कंटिन्यूस टेम्परेरी सर्विस उसने किया है, तो सच सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन और ग्रेजुटी, तो वो जो सर्विस है पेंशन और ग्रेजुटी के लिए एक्सक्लूडिंग ब्रोकन पीरियड्स ऑफ सर्विस, यानी जो ब्रोकन पीरियड्स ऑफ सर्विस हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। यानी ओनली द सर्विस पेड फ्रॉम द गवर्नमेंट रेवेन्यूज क्वालिफाइज फॉर पेंशन, यानी सर्विस जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज में से पे होती है वो क्वालिफाई करती है पेंशन के लिए। फॉरेन सर्विस सर्व्ड इन ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस बॉडी, जो फॉरेन सर्विस होती है जिसमें आप ऑटोनमस या सेमी ऑटोनमस बॉडीज में आप सर्व करते हो, आल्सो काउंट्स फॉर पेंशन, उनको भी पेंशन के लिए काउंट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड इस शर्त पे द पेंशन कंट्रीब्यूशन वाज पेड एज रिक्वायर्ड अंडर द रूल्स, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने अंडर द रूल्स उन्होंने वो पे किए हुए हों, अगर वो पे नहीं करेंगे तो उनको फिर पेंशन नहीं मिलेगी। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो जीपी फंड देते हैं, बेनिफिट फंड देते हैं, यानी इस तरह के जो फंड्स हैं जो हम टाइम टू टाइम पे करते हैं गवर्नमेंट को, अगर तो उन्होंने भी इसी किस्म के फंड्स जो हैं वो पे किए हुए होंगे गवर्नमेंट को, तो उनकी जो पेंशन है वो उनकी बन जाएगी, अदरवाइज उनकी पेंशन नहीं बनेगी। अच्छा जी, नंबर 6 है ऑल पीरियड्स ऑफ लीव अदर देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव काउंट एज सर्विस क्वालिफाइंग फॉर पेंशन, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अगर आपने ली है मींस लीव विदाउट पे है अगर आपकी, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव काउंट होती है, तो वो सर्विस क्वालिफाइंग फॉर पेंशन होती है। यानी सारी की सारी जितनी भी लीव्स आप लेते हैं, अर्न लीव्स लेते हैं, बाकी जितनी भी लीव्स हैं तो वो आपकी पेंशन के लिए काउंट होंगी other than extraordinary leave. The period of suspension followed by reinstatement or superannuation qualifying
फॉर पेंशन, जो पीरियड है आपका सस्पेंशन का, अगर उसके बाद आप रीइंस्टेट हो जाते हैं तब भी, या अगर आप सुपर एनुएट हो जाते हैं यानी आपकी एज खत्म हो जाती है तब भी क्वालिफाइंग फॉर पेंशन, वो पेंशन के लिए क्वालिफाई होगा. इन केस वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंपल्सोरीली रिटायर्ड following a period of suspension ordered under Government Servant Efficiency and Discipline Rules 1973, pension or gratuity is admissible only for the period of service rendered excluding the period of suspension. यानी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कंपल्सरीली रिटायर्ड उसको कर दिया जाता है, यानी वो रिटायर नहीं होता लेकिन उसको एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के अंडर हम उसको जिसको कहते हैं कि जबरन रिटायर अगर वो कर दिया जाता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट उसकी हो जाती है और उसके सस्पेंशन ऑर्डर हो जाते हैं अंडर गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973, पेंशन और ग्रेजुटी इज एडमिसिबल ओनली फॉर द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन. यानी उसके फिर सस्पेंशन का जो पीरियड होगा उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे और जो उसने पेंशन और ग्रेजुटी उसको सिर्फ उस पीरियड की मिलेगी जो उसने सर्विस की होगी. ये इसमें ये कहा हुआ है नंबर 9 में, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन पेंशन मे कंडन अ डेफिशिएंसी ऑफ मोर देन 6 months बट लेस देन अ ईयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. यानी जो अथॉरिटी सैंक्शन करती है पेंशन को, वो अगर डेफिशिएंसी किसी की 6 months की है या 1 year की है तो वो उसको कंडन कर सकती है, उसको पूरा कर सकती है अगर फॉलोइंग कंडीशंस हो. यानी अगर इन कंडीशंस पे पूरा उतरता हो कोई, तो जो अथॉरिटी है वो 1 साल से कम और 6 माह से ज़्यादा उसकी जो डेफिशिएंसी है पेंशन लेने के लिए वो उसको पूरा कर सकती है. इसमें नंबर 1 है, द ऑफिशियल had died while in service or had retired under circumstances beyond his control. यानी अगर तो वो उसकी खुदा न खास्ता डेथ हो गई हो और अगर वो रिटायर हुआ हो अंडर सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, यानी जो उसके कंट्रोल में ना हो सर्कमस्टांसिस, सच एज ऑन इनवैलिडेशन, यानी उसको इनवैलिड उसकी रिटायरमेंट हो गई हो और यानी वो बीमार हो गया हो बहुत ज़्यादा या हादसा हो गया हो उसके साथ कोई, और द एबॉलिशन ऑफ हिज पोस्ट या उसकी पोस्ट एबॉलिश हो गई हो, एंड वुड हैव कंप्लीटेड अनदर ईयर ऑफ सर्विस इफ ही हैड नॉट डाइड और रिटायर्ड. यानी वो 1 और साल भी पूरा कर सकते थे सर्विस का अगर वो डाई या रिटायर्ड ना होता. बी है जी, द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम हैड बीन मेरिटोरियस. यानी अगर उसकी सर्विस जो उसने पूरी की पूरी गुजारी है वो बहुत ही आला दर्जे की सर्विस उसने की है. क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन, पेंशन की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, यानी हम पेंशन को किस किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसकी टाइप्स क्या क्या है. कंपनसेशन पेंशन, सबसे पहले कंपनसेशन पेंशन है. If a common servant is selected for discharge owing to the abolition of a permanent post, he has the option. अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया हो और उसकी जो परमानेंट पोस्ट है उसको अबॉलिश कर दिया गया हो तो उसके पास ऑप्शन है. नंबर 1 क्या क्या उसके पास ऑप्शन है, ऑफ टेकिंग एनी कंपनसेशन पेंशन और ग्रेजुटी टू विच ही मे बी इंटाइटल्ड फॉर द सर्विस ही हैज ऑलरेडी रेंडर्ड. यानी वो कंपनसेशन पेंशन या ग्रेजुटी ले ले जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है और जितनी भी सर्विस उसने की है, यानी वो कंपनसेशन पेंशन ले सकता है, ग्रेजुटी ले सकता है जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है जितनी भी सर्विस उसने की है, या फिर of expecting another appointment or transfer to another establishment even on a lower pay if offered and continuing to count his previous service for pension. या फिर वो accept कर सकता है कोई भी other appointment, यानी या तो उसकी अपॉइंटमेंट कहीं और कर दी जाए या उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाए किसी भी और एस्टेब्लिशमेंट में, इवन लोअर पोस्ट पे भी, और जो भी उसने सर्विस अभी तक की है वो उसको काउंट करे और
अपनी सर्विस जो है वो सर्विस काउंट उसका कंटिन्यू रहे। A government servant not employed in a substantive permanent capacity is granted compensation gratuity pension if he is discharged after completing qualifying service of 10 to 25 years or more owing to the abolition of his post or is replaced by a qualified candidate। यानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो के एम्प्लॉयड नहीं किया गया था परमानेंट कैपेसिटी में, यानी उसको उसने कॉन्ट्रैक्ट पे उसकी मुलाजमत थी सारी, उसको भी कंपनसेशन पेंशन दी जा सकती है अगर वो डिस्चार्ज, अगर उसको अपनी पोस्ट उन्होंने हटाया है और उसने 10 इयर्स या 25 इयर्स उसने कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद या तो उसकी पोस्ट अबॉलिश हुई थी तो उसको हटाया गया है या फिर वो रिप्लेस कर दिया है क्वालिफाइड कैंडिडेट से तो उसको हटाया गया है, यानी इन दोनों सूरतों में वो उसको कंपनसेशन पेंशन मिल सकती है। नेक्स्ट है जी इनवैलिड पेंशन। An invalid pension is awarded to a government servant on his retirement from the public service who by bodily or mental infirmity is permanently incapacitated for the public service। इनवैलिड पेंशन जो है वो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है जब वो अपनी पब्लिक सर्विस से रिटायर हो, वो बाय बॉडीली और मेंटल इन्फर्मिटी, यानी या तो उसको बॉडी में या फिर उसको मेंटली वो इन्फर्म हो जाए, वो डिसेबल हो जाए, इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर द पब्लिक सर्विस, और वो इस काबिल ना रहे कि वो पब्लिक सर्विस कर सके, यानी वो परमानेंटली डिसेबल हो जाए तो उसको इनवैलिड पेंशन दी जाती है। द इन्फर्मिटी हैज हाउएवर टू बी सर्टिफाइड बाय ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड्स, लेकिन जो इन्फर्मिटी है, जो डिसेबिलिटी है, वो उसको सर्टिफाई करेंगे ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड्स, यानी मेडिकल बोर्ड बैठेगा बाकायदा और उसकी फिर इन्फॉर्मिटी को वो सर्टिफाई करेंगे। ओनली देन ही वुड बी एबल टू गेट इनवैलिड पेंशन। नेक्स्ट है जी रिटायरिंग पेंशन। A retiring pension is granted to a government servant who is permitted to retire after completing qualifying service of 25 years। रिटायरिंग पेंशन उसको दी जाती है जो कि जिसको रिटायरमेंट की परमिशन मिल जाए आफ्टर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 इयर्स, यानी अगर किसी बंदे ने 25 इयर्स अपनी सर्विस के कंप्लीट कर लिए हैं और वो रिटायर होना चाहता है और वो गवर्नमेंट से परमिशन लेता है, उसको परमिशन मिल जाती है, तो उसको हम रिटायरिंग पेंशन देंगे। सिविल सर्वेंट मे ऑप्ट फॉर premature retirement by giving a written intimation at least 3 months before the date on which he intends to retire। जो सिविल सर्वेंट है वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकता है by giving a written intimation, यानी उसको रिटन इंटीमेशन देनी पड़ेगी एटलीस्ट 3 months पहले बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू रिटायर। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं दिसंबर में रिटायर होना चाहती हूँ तो मुझे उससे 3 months पहले नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में मुझे कहना पड़ेगा कि मैं रिटायर होना चाहती हूँ, मुझे अपनी रिटन इंटीमेशन देनी पड़ेगी। सच इंटीमेशन या ऑप्शन will be final and shall not be allowed to modify or withdraw। ये जो इंटीमेशन या ऑप्शन आपके पास होती है ये फाइनल होती है और ये अलाउ नहीं किया जाता कि उसको आप मॉडिफाई कर लें या विथड्रॉ कर लें। However, he can withdraw his application before formal accepting of the request by the competent authority। यानी वो विथड्रॉ कर सकता है अपनी एप्लीकेशन उससे पहले कि competent authority उसको एक्सेप्ट कर ले। The request for voluntary retirement on completion of 25 years qualifying service should be submitted to the competent authorities mentioned below। यानी जो रिक्वेस्ट दी जाती है वॉलंटरी रिटायरमेंट, हम वॉलंटरीली जो हम रिटायरमेंट लेते हैं आफ्टर 25 years of qualifying service should be submitted to the competent authority mentioned below। competent authority कौन कौन होता है? BPS 21
और अबव के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर। द समरी आफ्टर द अप्रूवल बाय द मिनिस्टर कंसर्न्ड इज टू बी सबमिटेड थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। यानी मिनिस्टर कंसर्न से आपकी बीपीएस 21 एंड अबव की जो मिनिस्टर कंसर्न से आपकी अप्रूवल होगी एंड देन आपको प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेना होगी, उसके बाद आपकी जो पेंशन बनेगी। बीपीएस 17 टू बीपीएस 20 ये सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री डिवीजन विच एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्स द कैडर और डिपार्टमेंट टू विच द पोस्ट बिलोंग्स। यानी जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री या डिवीजन का वो बीपीएस 17 से बीपीएस 20 तक की वो पेंशन सैंक्शन करता है। बीपीएस 16 के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, बीपीएस 1 टू 15 के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं या हेड ऑफ ऑफिस होते हैं। सुपरएनुएटिंग पेंशन। सुपरएनुएटिंग पेंशन क्या होती है? A superannuating pension is granted to a government servant who is entitled or compelled by rule to retire at a particular age, that is 60 years. सिविल सर्वेंट्स के लिए ये एज 60 इयर्स की है और वो जब 60 इयर्स को पहुंच जाते हैं तो आप चाहें या ना चाहें आपको एंटाइटल्ड हो जाते हैं कि आपको नौकरी से खारिज कर दिया जाए और आपको पेंशन दे दी जाए। फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन इज ग्रांटेड टू द फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज बिफोर रिटायरमेंट। यानी फैमिली पेंशन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को ग्रांट की जाती है, गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली को ग्रांट की जाती है जो कि डाई कर जाता है बिफोर रिटायरमेंट, जो कि रिटायरमेंट से पहले फौत हो जाता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल इन सर्विस, gratuity in lieu of 1/4 of the gross pension will be allowed। यानी इसमें ये कहा हुआ है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है, अगर वो दौरान सर्विस फौत हो जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसको ग्रेजुटी मिलेगी इन ल्यू ऑफ, यानी 1/4 ऑफ द ग्रॉस पेंशन। जो 1/4 ऑफ द ग्रॉस पेंशन मिलता होता है, पेंशन का पूरी पेंशन का चौथाई हिस्सा जो मिलता होता है, उसकी बजाय उसको ग्रेजुटी मिलेगी, उसकी ग्रेजुटी उसको अलाउ कर दी जाएगी इंस्टेड ऑफ 1/4 ऑफ द ग्रॉस पेंशन। इन एडिशन टू द अबव, family pension at the rate of 75% of the gross pension will be admissible to the widow for her life period or till her marriage। उसके अलावा जो ग्रेजुटी उसको मिलेगी, उसके अलावा फैमिली पेंशन 75% ऑफ द ग्रॉस पेंशन, यानी उसको ग्रॉस पेंशन का 75% एडमिसिबल होगा विडो को फॉर हर लाइफ पीरियड, जब तक उसकी जिंदगी है, और टिल हर मैरिज, यानी जब तक वो रीमैरी नहीं करती, दोबारा से शादी नहीं करती, उस वक्त तक उसको 75% ऑफ द ग्रॉस पेंशन मिलता रहेगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ विडो, यानी अगर विडो की भी डेथ हो जाती है और गवर्नमेंट सर्वेंट की भी डेथ हो जाती है, द फैमिली पेंशन विल बी एडमिसिबल टू द सन। यानी फैमिली पेंशन जो है वो सन्स को मिलेगी अंटिल द एज ऑफ 21 ईयर्स, जब तक कि वो 21 ईयर्स के नहीं हो जाते, और द एल्डेस्ट अनमैरिड डॉटर टिल हर मैरिज, या अगर जो सन्स हैं वो 21 ईयर्स से बड़े हैं तो वो एल्डेस्ट अनमैरिड डॉटर को मिलेगी, जो सबसे बड़ी अनमैरिड डॉटर होगी उसको मिलेगी टिल हर मैरिज, उसकी मैरिज तक। थैंक यू जी, ये आज की हमारी वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो, और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन करना है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।